आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो जहाँ तक ख़त्म किए थे उसके बाद जो ग्लैंड से स्टार्ट करना था, तो ग्लैंड्स से हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ग्लैंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्लैंड्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो, ये लेक्चर नंबर 3 है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, कहिएगा तो थोड़ा रिवीजन भी कर देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा चलते हैं आगे। तो एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो जिसके पास डक्ट होते हैं। इंडोक्राइन वो होते हैं जिसके पास डक्ट नहीं होते हैं। हेटेरोक्राइन वो होते हैं जो कि दोनों तरह का काम करता है, जिसके पास डक्ट होता भी है और डक्ट नहीं भी होता है। तो एक एक कर हम लोग तीनों ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन है तो देखते हैं। एक लीवर है, स्वीट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, ये सब है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि इसको पास हमने पहले ही बता दिया था कि इसके पास प्रेजेंट डक्ट होते हैं। इट हैज प्रेजेंट डक्ट और एक ग्लैंडुलर पार्ट सिंथेसाइज करते हैं। ग्लैंडुलर पार्ट सिंथेसाइज करती है और सीक्रेट्स करती है कंपाउंड विथ द हेल्प ऑफ डक्ट। एक ग्लैंडुलर पार्ट्स होता है जो कि बनाती है और सीक्रेट करती है कंपाउंड्स को विद द हेल्प ऑफ डक्ट के द्वारा वो मदद करती है और वो सीक्रेट करती है। और दिस कंपाउंड रिच, और जहाँ उसको पास पहुँचना रहता है वहाँ उसको पहुँच जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये ग्लैंड्स हैं, कोई भी ग्लैंड्स है, उसके पास एक डक्ट है, यहाँ पे बनाती है जो हार्मोन्स है या जो भी न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे बनाती है। सिंथेसाइज एंड सीक्रेट ऑफ द कंपाउंड, वही कह रहे हैं कि यहाँ बनाती है और इस डक्ट के थ्रू जहाँ पर उसको पहुँचाना होता है, डिजायर लोकेशन होता है, वहाँ पे जाके उसे पहुँचाते हैं। उसके पास डक्ट होती है, टेक्स द कंपाउंड टू द डिजायर लोकेशन, और डिजायर लोकेशन तक पहुँचाती है। जो ये डक्ट होती हैं वो वहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल बनी हुई रहती है। कौन सा सेल्स, कौन सा टिश्यू रहती है, तो सिंपल क्यूबॉइडल रहती है। उसी प्रकार से अब हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड की, इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन है? इंडोक्राइन वो, सबसे इसको कॉमन फीचर इसमें जानना है कि इंडोक्राइन वो जिसके पास डक्ट नहीं होता है, ये डायरेक्ट हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं और डिजायर लोकेशन पर पहुंचाती है ब्लड के थ्रू। तो ये कह रहे एग्जाम्पल ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, एग्जाम्पल ज़्यादा याद रखें। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स, ये सब हो गए। सिंथेसाइज करते हैं सीक्रेट हार्मोन्स। दिस इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स टू फ्लूइड सराउंडिंग द ग्लैंड्स। ये सिंथेसाइज करती है और सीक्रेट करती है। और ये कैसे करती है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इसको बस यहाँ पे सिंथेसाइज किया और वो जहाँ पे उसको पहुँचाना रहता है, डिजायर लोकेशन तक जहाँ पहुँचाना रहता है, वहाँ पे जाके डायरेक्ट सीक्रेट कर देती है और ये पूरे छोड़ देते हैं। ये हो गया। द हार्मोन्स फर्दर इंटर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। ये हार्मोन्स जो फर्दर इंटर करती है, जो तुरंत इंटर करती है, वो ब्लड सर्कुलेशन का। वाइवा ब्लड सर्कुलेशन हार्मोन्स रीचेस इट्स डिस्टिनेशंस एंड टारगेट ऑर्गन, और जिसको वहाँ पहुँच रहा था वहाँ तक पहुँचा देती है। और वहाँ पे ये जैसे ब्लड गया यहाँ पे पहुँचाना है, जाके रिलीज कर दिया, ये ब्लड के थ्रू वहाँ पे पहुँच जाती है। फ्लूइड दिस फ्लूइड फाउंड ऑल अराउंड द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। फ्लूइड क्या है? तो दिस फ्लूइड फाउंड, ये फ्लूइड पाए जाते हैं, ये फ्लूइड फाउंड ऑल अराउंड द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये फ्लूइड वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के चारों तरफ पाए जाते हैं, उसी को फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक प्रकार का लिक्विड, सेमी लिक्विड पार्ट होती है, समझे ना? सेमी लिक्विड जैसे ये है, सब जो डॉट से दिखाया जा रहा है, ये सेमी फ्लूइड ही। फ्लूइड तो ही इसको डिफिनेशन कर दिया कि दिस फ्लूइड फाउंड ऑल अराउंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स एग्जाम्पल है पैनक्रियाज। इसको हम बताते हैं कि कौन कितना परसेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और कितना परसेंट इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होने के कारण ये पैनक्रियाज है जो कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती है। तो इट हैव अ बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन, दोनों होता है। उसको पैनक्रियाज होती है जो कि एसिन होती है, जो कि 99% होती है। कितना होती है? 99% होती है, जो कि एक्सोक्राइन के पार्ट है। एक्सोक्राइन कहने का मतलब कि ये 99% एसिन है, जिसके पास डक्ट के थ्रू ही डिजायर लोकेशन पर मटेरियल को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस
डाइजेशन में हेल्प करती है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि इंडोक्राइन है, जो कि 1% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 1%, जो कि ग्लूकोगोन है, और ग्लूकोगोन इंसुलिन ये सब सीक्रेट करती है। यही है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डक्ट भी है और ये है, फिर यहाँ पे ऑर्गन जाके डायरेक्ट सीक्रेट कर रही है और वो ब्लड के थ्रू भी जा रही है। तो ये इतना दूर समझिए कि जो क्राइन पार्ट्स हो गया, ये इंडोक्राइन पार्ट्स हो गया, और यहाँ से थ्रू लोकेशन, डिजायर लोकेशन तक पहुँच जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर बात करते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल है। गॉबलेट सेल एक्सोक्राइन का एग्जांपल है। ठीक, गॉबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस करता है, सीक्रेट क्या करता है? म्यूकस करता है। और यहाँ तक थी ये सिंपल एपिथेलियम या एपिथेलियम का पार्ट्स था। अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। तो कंपाउंड एपिथेलियम पहले ही बता दिए थे कि जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन पर मोर देन 1 लेयर होता है, उसको हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 लेयर, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 लेयर सेल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम। इसको 2 भागों में बांटा गया है, कंपाउंड एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम से क्या होता है? ट्रांजिशनल कहने से, नाम से ही पता चल रहा है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है, वो स्ट्रेचेबल भी होती है। वो फ्लेक्सिबल होती है कहने का मतलब कि इस तरह से ऐसा करो ना तो वो फ्लेक्सिबल होती है, वो मुड़ जाती है, ठीक ना। और क्या बोले, टूटी गया पेंसिल बताने की याद चक्कर पता ही नहीं चला। और वो स्ट्रेचेबल होती है, ठीक ना, वो स्ट्रेच होती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ये तो थोड़ा सा सॉफ्ट होती है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होती, ठीक ना। ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नॉन फ्लेक्सिबल और नॉन ट्रांजिशनल। नॉन फ्लेक्सिबल होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, नॉन फ्लेक्सिबल होती है और नॉन स्ट्रेचेबल होती है। इसके पास नहीं तो फ्लेक्सिबल होती है, नहीं ये होता है, जैसे इसको हम लोग न चाह के फैला सकते हैं, न ये कर सकते हैं, यही बात है, ठीक ना। ये टर्म हम बता दें, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? नॉन स्ट्रेचेबल, बट का मतलब बताया, नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब बताया। जैसे कोई भी कपड़ा को थोड़ा सा खींचते हैं तो वो फ्लेक्सिबल होती है, खींचे फैल गया फिर छोड़ देते स्टिक हो जाता है, इस तरह से एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम हैज़ लिमिटेड रोल इन द सिक्रीशन। कंपाउंड एपिथेलियम के पास लिमिटेड रोल होती है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करने का। कंपाउंड एपिथेलियम है लिमिटेड रोल सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इट हैज़ ओनली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। इट हैज़ ओनली प्रोवाइड, कंपाउंड एपिथेलियम का मेन काम ही होती है क्या प्रोवाइड करने का? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है तो किससे? केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब क्या है कि वो स्ट्रेचेबल होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। तो यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, जैसे हम लोग ऐसे थोड़ी होता है कि यूरिन लगता है हम लोग यूरिन चला, नहीं, यूरिन होता है, बनता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर उसको स्टोर करता है, स्टोर करते करते स्ट्रेच भी होते रहता है, जब ज़्यादा प्रेशर बनता है तो फिर नहीं होता है, इसलिए स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी है, स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, आउटर सरफेस ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ये स्ट्रेचेबल नहीं, ये नहीं कि यहाँ पे 2 मीटर, तब एडिपोज टिश्यू के कारण थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये तो स्ट्रेचेबल है, जो कि बूढ़े लोग को देखते होगे तो ये ऐसे कर देते हम झूल हो जाता, तो ये नहीं, ये गलत बात। स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि वहाँ पे एडिपोज टिश्यू ख़त्म हो जाती है जिसके कारण वो झूल जाती है, ये ना कि इसको पास स्किन के पास हमारे स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी है। सुनिए बात को। मोस्ट सरफेस ऑफ द बगल कैविटी, फायरिस, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, जो कि हम लोग को याद रखना चाहिए। और इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स ऑफ कॉर्निया, इस तरह से। और फिर अब आगे की बात करते हैं सेल जैक्सन। सेल जैक्सन हम लोग जानते हैं 3 प्रकार की होती है। सेल जैक्सन कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। एडेरिंग जैक्सन, सेल जैक्सन 2 पर, जैसे एक सेल है, तो इस सेल एडेरिंग जैक्सन होती है जो कि समझो कि
तीन प्रकार के यहाँ पर हम लोग जंक्शन पढ़ेंगे, डायरेक्ट जंक्शन, गैप जंक्शन और टाइट जंक्शन। तीन प्रकार के जंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसको में डायरेक्ट जंक्शन है, जो कि एक सेल है, इस तरह से एक सेल एक दूसरे के साथ इतना कस के बॉन्ड बना लेते हैं कि इसके पास समझिए कि प्रॉपर्टी डायरेक्ट जंक्शन का keeps two cell it together helps in the cementing like together। दोनों इस तरह से बना लेते हैं सेल अपने आप में बॉन्डिंग, जिस तरह से समझिए कि देखिए नोट में याद रखना, क्वेश्चन यहीं से फंसता है। सीमेंटिंग सेल से याद रखना, सीमेंटिंग सेल्स जैसे ही आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये एडहेरिंग जंक्शन की बात कर रही है। सीमेंटिंग टू सेल्स जैसे देख रहे थे ना, इस तरह से ऐसे इंटरलॉक था, सुनिए बात को, तो वही से याद रखना। टाइट जंक्शन एक सेल है एक सेल से, ये दूसरे एक दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ये होता है एकदम कंपेरेटिव टाइट जंक्शन। इसको एकदम कुछ नहीं याद रखना, एकदम सीधे याद रखना है। इस टाइट जंक्शन से एक ही सबसे क्वेश्चन पकड़ाता है, जो कि प्रिवेंटेड लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। प्रिवेंटेड लीकेज सब जहाँ पे आ जाएगा उससे टाइट जंक्शन मारने का प्रयास करो। ऐसे हम रटवा नहीं रहे हैं। टाइट जंक्शन करने का मतलब उतना हम लोग इसको उतना विस्तार से पढ़ना भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनाने में मेनली रूप से हम लोग को करना क्या है, इसमें थोड़ी पीएचडी करना है हम लोग का। मेनली रूप से क्वेश्चन पकड़ कर क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है, ठीक ना बात को। तो जैसे एडहेरिंग जंक्शन आएंगे तो एडहेरिंग जंक्शन में सीमेंटिंग टुगेदर कर देना, और टाइट जंक्शन में ये लीकेज सबसे कर लेना, पकड़ लेना। हाँ, जैसे एग्जाम्पल में लिया गया है कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, स्टमक ऑफ द ऑक्सेंटिक सेल्स, ये दोनों के बीच में जो होती है वो टाइट जंक्शन होती है और कनेक्टिव टिश्यू का काम करती है, ये जो कि कनेक्टिव टिश्यू का काम करती है। और तीसरा गैप जंक्शन है, एक गैप जंक्शन है जो कि हम लोग का कार्डिक मसल्स में भी देखने को मिलता है, जो कि हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल विथ द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल्स। ये है जो कि कम्युनिकेट करने में मदद करती है बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल्स और दूसरे सेल। इससे क्वेश्चन पकड़ना है कम्युनिकेशन शब्द से। कम्युनिकेशन शब्द जहाँ पे आएगा जहाँ पे गैप जंक्शन मारना, एग्जाम्पल भी इसको पूछ देता है। एग्जाम्पल में मारना है कार्डिक मसल्स होती हैं। गैप जंक्शन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। गैप जंक्शन है जो कि मदद करती है। गैप जंक्शन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, और वो ट्रांसपोर्ट इससे क्या क्या होता था, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, और कुछ टाइम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी इससे क्रॉस करते हैं, ठीक ना बात को। फिर अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कंपाउंड इपिथेलियम इज फाउंड इन द स्किन। देखिए हम क्या किए हैं कि क्वेश्चन था जिसको हम लोग पॉइंट वाइज में हम कन्वर्ट करने का प्रयास किए थे, क्योंकि हम लोग का मेनली रूप से मेन फोकस क्या है कि किसी भी तरह से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक ना। तो इसको भी समझने का प्रयास करना। कंपाउंड इपिथेलियम इज फाउंड इन, कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ, जहाँ पे प्रोटेक्शन करने का काम करता है। हम लोग जानते हैं स्किन है जो कि प्रोटेक्ट करती है, तो स्किन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है। ब्लड कैपिलरी हैज प्रेजेंट सिंपल स्क्यूमस। ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट उपस्थित कहाँ होती है, तो सिंपल स्क्यूमस के पास होती है। ब्लड कैपिलरी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो सिंपल स्क्यूमस के पास प्रेजेंट होती है। बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, जस्ट ऑफ ग्लैंड्स कंटेन द कोलुमनार एपिथेलियम। कह रहा है कि डक्ट ऑफ ग्लैंड कंटेन्स कोलुमनार एपिथेलियम। नहीं, गलत बात, कोलुमनार एपिथेलियम नहीं होता, ग्लैंड्स में कोलुमनार एपिथेलियम नहीं होता है, ठीक ना। कोलुमनार एपिथेलियम सेल्स, स्टेटमेंट 2, कोलुमनार एपिथेलियम सेल्स आर टॉल एंड सिलेंडर। तो टॉल एंड सिलेंडर होती है, हाँ ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स क्या होता है भाई, वो चाहे तो पूरा ग्लैंड्स की बात करता है, चाहे तो एक डक्ट थोड़ी होता है, वो सिर्फ डक्ट की बात कर रही है, इसीलिए वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रही है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द किडनी कंसिडर। जो ट्यूबुलर पार्ट इस तरह से होती है, वो जिसको हम लोग लूप ऑफ हैंडले नाम दिए थे, उसी को कह रहा कि वो किस चीज़ से होती है बना, तो वो सिंपल क्यूबॉइडल से बनी होती है। किस चीज़ से होती है,
सिंपल कीवर्ड है। लाइनिंग ऑफ अ स्टमक कंटेन्स सिंपल कोलुमनार, ठीक ना, ये सही बात है। लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो स्टमक का लाइनिंग होती है वो किससे बनी हुई रहती है, तो सिंपल कोलुमनार से बनी हुई रहती है। न्यूक्लियाई ऑफ कोलुमनार, न्यूक्लियाई ऑफ कोलुमनार इपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन द बेस ऑफ द सेल्स। कारण न्यूक्लिया कोलुमनार को हम लोग क्या बताए थे कि वो बेसल न्यूक्लियाई होती है, मतलब कि बेसमेंट की तरफ होती है, वो राउंड होती है, राउंड नहीं होती है, थोड़ा सा इलोंगेट होती है, वो सेंटर में भी प्रेजेंट नहीं होती है। ये बताया था ना, वही स्टेटमेंट है और इसीलिए वो सही हो गई। फिर कह रहा है थोड़ा सा पॉइंट नोटेबल है। एपिथेलियल टिश्यू ऑल 3 जंक्शंस आर प्रेजेंट। एपिथेलियल टिश्यू में तीनों जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, हम लोग को पता है। कुछ नहीं पता चलेगा तो बोलिएगा। कनेक्टिव टिश्यू नो सेल जंक्शन, कनेक्टिव टिश्यू में कोई सेल जंक्शन नहीं होती है। कनेक्टिव टिश्यू में कोई सेल जंक्शन नहीं होती, जबकि एपिथेलियल सेल में तीनों जंक्शन होती है। और मस्कुलर न्यूरल टिश्यू में सेल जंक्शंस आर प्रेजेंट, सेल जंक्शंस आर प्रेजेंट, कुछ होते हैं ऑल नहीं होते, ठीक ना बात को, वही कह रही है। फिर अब बात करते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। अच्छा, फिर से क्वेश्चन है, सिलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन, सिलिएटेड एपिथेलियम हमने बताया था उस समय, तो यही एग्जाम्पल था, सेम एग्जाम्पल था, ब्रोंकियोल्स एंड फ्लोपियन ट्यूब, ठीक ना। अब सबसे महत्वपूर्ण टिश्यू की बात कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे शरीर में है वो टिश्यू की बात कर रहे हैं, जिसको नाम है कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है, कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सेल्स है जो कि अपार्ट करने का मतलब कि सेल्स है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होती है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसको बस लॉट ऑफ इंटरसेलुलर, जैसे चित्र में देख सकते हैं हम लोग, लार्ज ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक ना। जैसे ये देख लेंगे तो ये प्रोटीन फाइबर हो गया, ये सेल हो गया, ये ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, इस तरह से हम लोग बहुत सारे चीज़ को देख सकते हैं, ठीक ना। ये 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल हो गया, सेल की संख्या दिया हुआ है, ये नहीं समझाना कुछ है उसमें। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस, उसी को ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस कहने का मतलब साइटोप्लाज्म, कुछ ऑर्गेनल्स हो गए वो। इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस इज फिल्ड विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस से भरे हुए तो उसमें क्या रहता है, तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा हुआ रहता है। ये जो गैप है इंटरसेलुलर स्पेसेस जिसको भी कह सकते हैं, उस गैप में क्या भरी हुई रहती है, तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरी हुई रहती है। क्या भरी हुई है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। हाँ, एनसीईआरटी के लाइन दम लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट खालिस्तान डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स एनिमल में है वो कौन होते हैं, तो मोस्ट एंड वाइडली अवेंडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, समझ बात को। देर आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ द स्पेशल फंक्शंस ऑफ लीकिंग एंड सपोर्टिंग। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्यों स्पेशल फंक्शन करती है, तो इसलिए करती है क्योंकि उसको लिंकिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, और वो मदद करती है ऑर्गन्स को लिंकिंग करने में, एक दूसरे से जोड़ने में मदद करती है। जैसे कोई फंक्शन लीवर है तो लीवर अकेले फंक्शन तो कर ही नहीं सकता है, ये भी किसी कोऑर्डिनेट, हमारे शरीर है जो कि कोऑर्डिनेट मैनर में काम करती है, हर चीज़ के लिए एक दूसरे पर हर कोई डिपेंडेंट, ठीक ना बात को। तो इसीलिए ये कनेक्टिव टिश्यूज डिपेंडेंट को जोड़ने का काम करता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिंग और सबसे अच्छा है। कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी। एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मदद करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस हमारे शरीर में। ये इसका एग्जांपल देखना, ब्लड है, ब्लड सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू काम करते हैं। ब्लड एंड लिम्स बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड से इट इज ए सब्सटेंस न्यूट्रिशन, ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन जाती है जिसको ग्लूकोज कहते हैं, और गैसियस एंड हार्मोन्स वेस्टेज मटेरियल को भी ब्लड ये सप्लाई करती है। ब्लड का इतना सारे फंक्शन हो गया, ठीक ना बात को। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की,
तो कनेक्टिव टिश्यू दो भागों में बांटा गया है। कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को दो भागों में बांटा गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू को दो भागों में बांटा गया, एरिरोलर एडिपोज। और डेंस को दो भागों में बांटा गया, वाइट कनेक्टिव टिश्यू, येलो कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड को दो भागों में बांटा गया, स्केलेटल और फ्लूइड। और स्केलेटल को भी दो भागों में बांट दिया गया, कार्टिलेज और बोन। और फ्लूइड के दो भागों में बांट दिया गया, ब्लड और लिम्फ। इस तरह से हम लोग एक एक करके पूरे के पूरे कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग समझेंगे। नहीं थोड़ा सा टाइम को ये कर रहे हैं और कोई ये नहीं है, ठीक है ना बात को। और एक भी चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं, एक भी वर्ड तक के नहीं छोड़ रहे हैं। एक चीज़ तो अलग बात, एक वर्ड तक के नहीं छोड़ रहे हैं। ये है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। कनेक्टिव टिश्यू तो अब हम लोग पूरा को पढ़ना है। हम लोग जान भी गए हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है हमारे शरीर के लिए कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू दो भागों में बांटा गया था, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू दो भागों में बांट दिया गया था, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से बांटा गया था एक कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को भी अब दो भागों में बांट दिया गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब कि लूज है, इसका मतलब कि इसके पास फाइबर कम है। डेंस है यानी कि घना है, यानी कि इसके पास फाइबर ज़्यादा है। सेल्स आर मोर इन नंबर। इस और लूज कहने का मतलब ये हो गया लूज। और डेंस का मतलब, लूज वर्ड का मतलब क्यों इसको नाम दिया गया, डेंस क्यों दिया गया, ये हम समझा दें। फिर कह रहा है कि सेल्स आर मूव इन नंबर, इसको में सेल्स ज़्यादा संख्या में होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि जो मटेरियल है वो मैक्सिमम सेमी फ्लूइड। ये लूज ये भी, इसको भी ये भी कारण हो सकता है क्योंकि इसमें जो मटेरियल ज़्यादातर होते हैं वो फ्लूइडिटी होती है, वो फ्लूइड की तरह होती है। और फ्लूइड है क्या, जस्ट लाइक अ सेमी लिक्विड। फाइबर्स प्रोटीन्स आर लेस इन नंबर। हमने पहले ही कहा कि फाइबर प्रोटीन होती है जिसे हम लोग फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर का ये जो हमारे शरीर में जो कभी कभी नहीं सुनते हैं किसी को कि एकदम पूरा देह में लाइनिंग वाइट लाइनिंग दिखता है, वो क्यों दिखता है जानते हो? यही कारण फाइब्रोब्लास्ट की कमी होने के कारण। वैसे स्थिति में जिसको पास भी उस तरह का दिखता है, लाइनिंग वो हो जाती है शरीर में, उस तरह का दिखता है, तो उसे सलाद उलाद ज़्यादा यूज करना चाहिए। जैसे टोमेटो हो गया, रेडिश हो गया, ये सब ककम्बर हो गया, ये सब यूज करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे शरीर में फाइब्रोब्लास्ट की भी थोड़े से बढ़ती है मात्रा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स आर प्रेजेंट इन नंबर। सेल्स होती है जो कि कहाँ होती है, सेल्स आर लेस इन नंबर, इसमें लेस इन नंबर होती है। ग्राउंड सब्सटेंस इज लेस एंड प्रोटीन फाइबर आर मैक्सिमम। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में प्रोटीन फाइबर ज़्यादा होती है। एरिरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरिरोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग देख रहे हैं ना किस तरह से पार्ट में चल रहे हैं। पार्ट पहले तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू देख लिए, कनेक्टिव टिश्यू के बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू देखें, लूज कनेक्टिव टिश्यू में अब एरिरोलर देखना है। अब एरिरोलर की बात करते हैं। तो एरिरोलर मतलब जो कि ओपन स्पेस में होती है। लॉट्स ऑफ स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द नेटवर्क ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। ये कह रहा है कि लॉट्स ऑफ स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है उपस्थित नेटवर्क सेल्स का और फाइबर्स का। एरिरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज लूज कनेक्टिव टिश्यू एज सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। कह रहा है कि एरिरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरिरोलर कैसा है, तो वो लूज कनेक्टिव टिश्यू और कोशिका एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। फाइब्रोब्लास्ट largest and makes all proteins, fibers and ground substance in areolar connective tissue. Largest and make all protein, फाइब्रोब्लास्ट। अब फाइब्रोब्लास्ट जो उतना इम्पोर्टेंट फंक्शन उसको बता दिए, उसको बारे में बता रहा है कि फाइब्रोब्लास्ट तो लार्जेस्ट और बहुत बड़ा, लार्जेस्ट एंड मेक्स ऑल प्रोटीन्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ग्राउंड सब्सटेंस म्यूकोपॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ। ग्राउंड सब्सटेंस कैसे बनी हुई रहती है, तो हमने पहले ही बता दिया था कि ग्राउंड सब्सटेंस म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी हुई रहती है। मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स रिलीज 3 टाइप्स, उसमें ये होता है तीनों, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन। तो
तो हिस्टामिन का अलग काम है, सेरोटोनिन का अलग काम है, ये इसका अलग काम है। इसको हम लोग तीनों के एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हिस्टामिन। इट इज़ अ बाइसोडाइल्यूटर, ये बाइसोडाइल्यूटर है, ठीक ना। ये आर्टरी और ये आर्टरी है। मान लेते हैं कि ये आर्टरी है। हम लोग 3 प्रकार के वेन्स जानते हैं, 3 प्रकार की कैपिलरी होती है। आर्टरी, कैपिलरी, वेन्स होती है। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के हम लोग कह सकते हैं। तो ये आर्टरी है और यहाँ पे आर्टरी देखिए क्या हो गया, इंक्रीज, इसको वैसोडाइल्यूटर करने का काम करता है। जैसे कभी कभी कोई कारणवश किसी का शरीर में ब्लड का फ्लोनेशन ब्लॉकेज होने के कारण रुक जाती है, तो वैसे स्थिति में उसको हिस्टामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो आर्टरी होती है उसको पाइप थोड़ा सा चौड़ा हो जाती है, जिसके कारण ब्लड आसानी से फ्लो करती है। देन आर्टरी कैरी मोर ब्लड। इंजेक्शन करने का मतलब इस तरह से नहीं लीजिएगा कि इंजेक्शन ही लगाया जाता है, मतलब कि उस तरह का हिस्टामिन वाला प्रेजेंट होने का उसको अति किया जाता है कि जिससे इंक्रीज हो और वो आर्टरी हिस्टामिन इंक्रीज हो, जिसके कारण वो आर्टरी का है जो कि साइज थोड़ा सा बढ़ जाए, जिसके कारण वहाँ से ब्लड आसानी से फ्लो हो सके। सेरोटोनिन, इट इज़ ए कंस्ट्रिक्टर। अब ज़्यादा फैला हुआ है किसी का, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है बहुत तेज़ी से, जैसे बीपी ऊपी में हो जाता है एकदम, दोनों प्रकार का होता है बीपी में कि ब्लड फ्लो कम भी हो जाता है और ज़्यादा भी हो जाता है, जैसे खून पतला हो जाता है, तो उस समय स्थिति में ब्लड का फ्लोनेशन बढ़ जाती है, ठीक ना। तो उसको शायद उसको बोलते हैं बीपी हाई हो गया, और जिसको में ब्लड का फ्लो धीरे धीरे चलता है या कम चलता है, तो ऐसा स्थिति में शायद बीपी लो बोला जाता है, इसमें हम कन्फर्म नहीं है। हिफेरिन, हिफेरिन एंटी कोगुलेट होता है, स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग, स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग, स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग करती है, ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप्स ब्लीडिंग। और हिफेरिन होती है जिसका काम क्या है कि एंटी कोगुलेंट होता है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती है, स्टॉप्स द ब्लड क्लॉटिंग। जैसे खून कट गया, हाथ उठ कट जाता तो प्लेटलेट्स भी रोकने का काम करता है। ये नहीं कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स नहीं करती है, प्लेटलेट के साथ साथ ये भी ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप करती है और ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड, जहाँ से कटी हुई है वहाँ से ब्लीडिंग को रोकती है। अब बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम सिंपल, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज ए सिंपल कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जो कि सिंपल कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल से बनी होती है। गॉबलेट सेल्स जो कि यूनिसेलुलर होती है, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक, प्रोड्यूस म्यूकस, वो प्रोड्यूस म्यूकस करती है। मॉडिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार सेल्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसको पास समझो कि डक्ट नहीं है, इसको याद कैसे रखेंगे, बार बार आ रहा है इंडोक्राइन इंजोरन, तो ये जो बाहर है, बाहर आने के लिए गली होना चाहिए घर में ना, तो गेट होना चाहिए, वरांडा होना चाहिए, इस तरह से आते हैं। तो इसको पास जो जो मैंने बाहर है उसको पास डक्ट होगा, अंदर आने के लिए गली होगा। और इंडो मैंने अंदर, जो घर में ही है उसको लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन हम लोग एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो गॉबलेट सेल क्या है, गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर होती है, फाउंड इन, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पता चल गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड, एयरवैक्स, ये सब एग्जाम्पल पेप्सिन और मिल्क। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड्स, थायरक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन, ये सब एग्जाम्पल याद रखने का चाहिए। माक्रोफेज जो कि हिस्टोसाइट्स हैं, माक्रोफेज उसे कहते हैं जो समझिए कि ये होता है खाने, माक्रोफेज जो बैक्टीरिया को खाता है, इस तरह से। हिस्टोसाइट्स परफॉर्म ऑफ फागोसाइटोसिस, फागोसाइटोसिस ऑफ द बैक्टीरिया, दिस द डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया, वो परफॉर्म करती है फागोसाइटोसिस, जिसमें क्या करता है कि बैक्टीरिया को खाने का काम करता है और डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया कर देता है। जैसे माक्रोफेज है ये बैक्टीरिया, फिर यहाँ पे मान लो कि एक बैक्टीरिया ये है, छोटा सा जो डॉट दिख रहा है वो बैक्टीरिया, ये माक्रोफेज बैक्टीरिया, इसने वो अपने ये इस तरह से बनाया स्ट्रक्चर और वो अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। लाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस किया, लाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के बाद लाइटिक एंजाइम विल डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, जिसके कारण बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय करके उसको डाइजेशन करके बैक्टीरिया हैज बीन डिस्ट्रॉयड और बैक्टीरिया को बाहर कर देता है।
तो कौन सा है, क्वेश्चन ये आता है कि मैक्रोफेज किस एंजाइम्स के थ्रू बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, तो लाइटिक एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम, लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम्स कैसे बनता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ लाइसिस को तोड़कर लाइटिक एंजाइम का फॉर्मेशन होती है। प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेटेड बीटा लिम्फोसाइट्स दे सीक्रेट एंटीबॉडीज, वो सीक्रेट करती है एंटीबॉडीज, वो सीक्रेट क्या करती है, एंटीबॉडीज को करती है, सीक्रेट एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स दैट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस दैट हैज बीन इंटर्ड योर बॉडी। एंटीबॉडी और प्रोटीन्स है जो कि डिस्ट्रॉय करती है, एंटीबॉडी प्रोटीन्स दैट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस दैट हैज इंटर योर द बॉडी। जब हमारे शरीर में इंटर कर जाती है तो इसको ये सब को मारने का काम करती है। कौन, प्लाज्मा सेल्स। इम्यून सिस्टम तो बच्चा तक के नाम सुना होगा, क्योंकि ये कोरोना काल में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इम्यून सिस्टम बरियार करो, स्ट्रॉन्ग करो, तो क्वेश्चन उठता था कि इम्यून सिस्टम बरियार कैसे किया जा सकता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे हम लोग शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग का मेन मकसद है कि क्वेश्चन बने और कॉन्सेप्ट जाने क्या। तो इम्यून सिस्टम से जाते हैं, तो इम्यून सिस्टम क्यों बरियार करें। पहले तो क्वेश्चन कैसे करने से अच्छा है कि पहले जाने उसको बारे में, ठीक ना। तो इम्यून सिस्टम क्यों, तो ये प्रोटेक्ट योर पैथोजेंस से प्रोटेक्ट हमें करती है। पैथोजेंस करने का मतलब समझ, पैथोजेंस में रोग हो गया, किसी प्रकार का बैक्टीरिया आ रहा है, उस तरह से हमको स्थिति में मदद करती है। पैथोजेंस आर दोज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स। वही कह रहे हैं, पैथोजेंस का मतलब कि जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस है जो कि हमारे शरीर को डिस्ट्रॉय करती है, हमारे शरीर को जो हानि पहुंचाती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। इम्यून सिस्टम, लिम्फोसाइट्स। इम्यून सिस्टम दो प्रकार का होता है, बीटा लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, प्रोटीन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को दो भागों में बांटा गया, प्रोटीन फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। प्रोटीन फाइबर को दो भागों में बांट दिया गया है, कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर। कोलाजन फाइबर क्या होता है, कोलाजन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। कोलाजन नहीं तो कुछ नहीं। कोलाजन कैसे रहता है, कोलाजन के बारे में हम लोग बहुत पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा जानते हैं। कोलाजन क्या है, तो वाइट कलर का होती है, जो कि मेडअप ऑफ कोलाजन प्रोटीन, जो कि किस चीज़ से बनी हुई रहती है, कोलाजन प्रोटीन से बनी हुई रहती है। बंडल, ये बंडल के रूप में होती है। कोलाजन फाइबर इस तरह की होती है, इस तरह से सबको जोड़ दो, इस तरह से बात को, इस तरह से कोलाजन फाइबर होती है। यह कोलाजन इस तरह से समझो, निकल लाइनिंग तरह का बनाया हुआ कोलाजन, जो कि बंडल के रूप में होता है। इसी को समझो कि पूरा एक साथ कर लो, इसी को एक साथ कर लो, ये कोलाजन होगी। अनब्रांच्ड होती है, देखो ब्रांच इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अनब्रांच्ड होती है, रिजिड होती है, नॉन इलास्टिसिटी होते हैं, इसको में इलास्टिसिटी नहीं होती है। इस तरह वाला जो कि हम बताए थे एग्जाम्पल, नॉन इलास्टिसिटी। देखो तुम लोग बताने चले, मेरा पेंसिल हो गया। इलास्टिसिटी होती है, नॉन इलास्टिसिटी होती है, टफ होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। एकदम पूरा स्ट्रेटिफाइड वाला इसको में गुण समझ के आ रहा नहीं है। इलास्टिक फाइबर येलो कलर का होती है, मेडअप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, सिंगल और ब्रांच्ड होती है। इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेचेबल आर आल्सो गुड। लोकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लोकेशन ऑफ एरिडोरल कनेक्टिव टिश्यू। एरिडोरल कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते थे, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसको नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, और इसको ये डर्मिस पार्ट है और ऊपर एपिडर्मिस पार्ट है। एरिडोरल कनेक्टिव टिश्यू लिंक्स स्किन टू अंडरलाइंग द मसल्स। एरिडोरल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिंक्स करती है स्किन को, किसको करती है, लिंक्स स्किन को करती है, और अंडरलाइंग द मसल्स, और उसके बाद मसल्स पर रहती है। इस तरह से कि मसल्स है, ये स्किन है, इसको अंदर है एरिडोरल कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से एरिडोरल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। एरिडोरल कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होती है, तो स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन, समझ बात, स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। एरिडोरल कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म सपोर्ट फ्रेमवर्क
For epithelium, it's below the epithelial tissue present areolar connective tissue. Areolar connective tissue forms support करती है femur for epithelium that is below the epithelium tissue is present areolar connective tissue. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू समझो कि एक तरह का फैटिंग होती है, ट्राइग्लिसराइड होती है, ये जो पेट के बगल में हो जाती है, जो समझिए कि एक्सरसाइज करने पर ही वो ख़त्म होती है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कंटेन एडिपोसाइट्स, कंटेन क्या करती है, एडिपोसाइट्स करती है। इट स्टोर फैट, ये स्टोर फैट करती है। द फैट इज ट्राइग्लिसराइड, वो फैट क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड होती है। द एक्सेस और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट दैट अ पर्सन्स ईट इज कन्वर्टेड इनटू द फैट्स, दोज फैट्स आर स्टोर्ड इन द एडिपोसाइट सेल्स, वो एडिपोसाइट सेल्स को में वो स्टोर करके रखे हुए रहती है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए हम इसको चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता फिर कोई देखेगा ही नहीं, यही बात है। ये है समझो कि ये फैट है, फैट स्टोर है, ये एडिपोसाइट्स है और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस फैट स्टोर है, ये बाहर वाले सेल्स, इसी तरह से समझने के होते हैं। और ये 1 सेल 2 सेल 3 सेल इस तरह से लेके बताया गया है। उसी में इलास्टिक फाइबर भी होती है, न्यूक्लियस, एडिपोसाइट्स है, फैट सेल्स। ये है कोलाजन जो कि स्ट्रेट है, ब्रांच नहीं है, इस तरह से ग्राउंड सब्सटेंस, एडिपोसाइट्स। इस तरह लोकेशन कहाँ है, तो स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन। फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो कह रहा है कि असर्शन, ए मैंने असर्शन समझना, आर मैंने रीजन समझना, S1 मैंने स्टेटमेंट समझना, S1 2 मैंने स्टेटमेंट 2 समझना। तो असर्शन क्या कह रहा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली सीक्रेट हार्मोन्स करती है इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स। इंडोक्राइन करने मतलब कि घर के अंदर का आदमी घर के अंदर डायरेक्टली काम करेगा, ट्रू स्टेटमेंट है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट, अंदर का आदमी के जाने के लिए गली का जरूरत नहीं है, तो ट्रू हो दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंपाउंड एपिथेलियम हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्शन करता है, एकदम सही बात है। रीजन, इट इज मल्टी सेलुलर, प्रोटेक्शन क्यों करती है कंपाउंड एपिथेलियम, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होती है, तो हाँ मल्टी सेलुलर होने के कारण ही वो प्रोटेक्शन करने का काम करती है। देखिए कितना अच्छा चल रहा है कि पूरा पॉइंट एनसीईआरटी का जो हाइलाइटर सीरीज में होता है वो भी यहाँ पे पॉइंट भी कराया जा रहा है, फिर साथ साथ में डायग्राम, तो डायग्राम भी हो रहा है। फिर किया जाए बात थी का क्वेश्चन का, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। जितना भी ये जो क्वेश्चन अभी 23 क्वेश्चन देख रहे हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस एनसीईआरटी का है, ठीक ना। कंपाउंड एपिथेलियम इज फाउंड इन डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, कंपाउंड एपिथेलियम पाए जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स में, सुन तो ये ट्रू स्टेटमेंट, ठीक। फिर क्वेश्चन आता है कि भीज कनेक्टिव टिश्यू हैव सेल्स बट सेल डू नॉट सीक्रेट फाइबर, निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो भीज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू हैव सेल्स, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू के पास कोश क्या बट सेल डू नॉट सीक्रेट फाइबर, जो सीक्रेट फाइबर नहीं करता, तो ब्लड है जो कनेक्टिव टिश्यू तो है लेकिन वो फाइबर को सीक्रेट नहीं करती है। स्टेटमेंट में कोलाजेन इज स्ट्रक्चर प्रोटीन, नाम स्ट्रक्चर प्रोटीन है, नाम ट्रू है। ग्लैंडुलर सब्सटेंस इज कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, जो ग्लैंडुलर ग्राउंड सब्सटेंस है वो कनेक्टिव टिश्यू का बनी हुई रहती है, वो पॉलीसेकेराइड होती है। ग्राउंड सब्सटेंस पहले ही बताया था कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी हुई रहती है। तो अभी का स्टेटमेंट अभी इतने तक ही रहने देते हैं। वीडियो को देखिए, सुनिए ना बात को, ये वीडियो वो सब तरह का वीडियो नहीं है, ये आम स्टूडेंट को प्रॉब्लम जो होता है उस तरह का इसमें खुद फेस किए हैं, उसको बाद इसको बनाते हैं, ठीक ना। और जितना हमने फेस किया है प्रॉब्लम वो कहाँ पे, जैसे एक्सोक्राइन इंडोक्राइन हमको याद करने में दिक्कत होता था, एडेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन और टाइट जंक्शंस, तीनों का क्वेश्चन कैसे पकड़ना है जो बता दें, फिर क्वेश्चन भी करा दें, और क्या चाहिए भाई, फिर पिक्चर भी करवा दिए, जो डायग्राम की बात कर रहे हैं वो डायग्राम भी करवा दिए, और 30 से 40 मिनट में हमने 2-2 3-3 लेक्चर के बराबर बता रहे हैं। नहीं होगा तो कहूँ भी देखिएगा तो ये है जो कि 7-8 घंटा का क्लास का हमने तुमको 40 मिनट में मात्र करके दे दिया है, 7 घंटा क्लास का ये 40 मिनट में समराइज करके दिया है,
7 घंटा का क्लास, समझ रहे हो बात को। 3 लेक्चर का हमने समराइज तुमको 40 मिनट में किया है। और क्या चाहिए इससे फास्ट। इस सीरीज को आप लोग फॉलो करिए और देखते हैं तो वीडियो थोड़ा सा कमेंट भी एक आध किया कीजिए। थैंक यू। आगे मतलब लेक्चर आगे करेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ऐसे चाह तो रहे हैं कि एक 1.5 घंटा का क्लास लें, लेकिन कुछ वैसा सपोर्ट नहीं दिख रहा है जिसके कारण। चलिए ठीक है।